बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अपनी क्लास का जो की हेडिंग रखी है वो रखी है मास्टरिंग अकाउंटिंग विद क्विक बुक्स इंटीग्रेशन। हमारा पैटर्न ये होगा कि हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे सबसे पहले और ठीक है। उसके उसको क्विक बुक से लिंक करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज की क्लास का एजेंडा ये है कि टाइप ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से डिजाइन कर सकें और चार्ट ऑफ अकाउंट के ठीक अंदर हो गया। ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। और ये भी जरूरी है ताकि हम रेलेवेंट बिजनेस के लिए रेलेवेंट चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करके रेलेवेंट रिपोर्ट्स ले सकें। तो अब ठीक हो गया। पहले हम इसको इस ये मैंने देखें एरो बनाया है डाउनवर्ड्स। तो हमारी आज ठीक है। की क्लास इसी अंदाज से चलेगी कि भाई टाइप ऑफ बिजनेस को समझेंगे, इसके समझने से चार्ट ऑफ अकाउंट समझेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आगे हम बात करते हैं, और फिर एलिमेंट्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। अच्छा, ठीक हो गया। के बाद इसी चीज को हम क्विक बुक्स पे लगाएंगे कि ये जो बातें हमने सीखी हैं क्विक बुक्स पे, इन बातों का एक्सपोजर कहाँ है, वहां पर ये कैसे चीजें इंटीग्रेट होंगी। तो हम हर क्लास में थ्योरी समझने के बाद क्विक बुक्स को करेंगे, थ्योरी क्विक बुक्स। तो इससे ये होगा कि अकाउंटिंग बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, जाहिर है क्विक बुक्स जिसने डेवलप किया है उसको ये अंडरस्टैंडिंग थी तो उसने क्विक बुक्स डेवलप किया है। तो जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को करते हुए क्विक बुक्स को देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा इस वजह से ये फंक्शन बनाया गया, इस वजह से ये फंक्शन बनाया गया। हो गया। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पे आए। तो आप बताइए आपको क्या चीज इस पिक्चर से क्या चीज आपको वाजिया हो रही। मैं हेडिंग छुपा देता हूं। आपको क्या हम्म लगता है इस पूरे, ये एक इदारे की पिक्चर है, एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रही है ये पिक्चर, आपको क्या महसूस हो रही है, क्या हो रहा है? पहली पिक्चर क्या बता रही एक है, तरफ क्या तीसरी, क्या चौथी? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आपने दूसरी सही साइड कहा। पे उसको। जी जी। जी आपने सही कहा, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, पहली पिक्चर क्या चीज बता रही है, जहां जहाज बना हुआ है, ये किस डिपार्टमेंट की तरफ इशारा कर रही है? कर रही ये वो जो उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। हाँ, कह सकते हैं आप, लेकिन आप यानी आउटवर्ड शिपिंग की बात कर रहे हैं कि यहाँ माल तैयार होने के बाद। लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की बात कर रही है, हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में कह देते हैं कि ये सप्लाई चेन की ओके। बात। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली पिक्चर क्या कहना चाह रही है, यहाँ क्या हो रहा है इस पिक्चर में? ये मैन्युफैक्चरिंग को हमें एग्जैक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब है यहाँ से रॉ मटेरियल आया आपके पास और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गया और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, सही है। अच्छा, हम पहले चलें दोबारा इस पे आते हैं। अच्छा, ये पिक्चर क्या कह रही है, ये पिक्चर क्या बताना चाह रही ये है आप? फिनिश फिनिश गुड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, और वेयर हाउस इन्वेंट्री का आइडिया दे रही है, इसका हाँ, मतलब है वेयर हाउस है, बिल्कुल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है। ठीक। और ये पिक्चर क्या बता रही है, किसी सपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करना चाह रही है। जी असली है। ये क्या डिपार्टमेंट को शो कर रही है पिक्चर? ये एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं या बुक कीपिंग अकाउंटिंग ये चीजें। सही, सही है। हम इसको सेलिंग भी कह देते हैं, एक ही पिक्चर से हम कहते हैं ये सेलिंग भी हो सकता है, अकाउंटिंग भी हो सकता है। आमतौर से सेलिंग में लोग टारगेट सेट कर रहे होते हैं, मार्केटिंग वाले भी टारगेट बजट सेट करते हैं और फिर एजेंसी से रब्ता करते हैं। तो हम इस एक पिक्चर को कहते हैं कि ये अकाउंटिंग की भी है, एडमिन की भी है, मार्केटिंग की भी है। इससे अच्छी पिक्चर्स भी हो सकती हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। अब आपने बिल्कुल ये सही कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और मैंने ऊपर लिख भी दिया। अच्छा, इस पिक्चर को लेते हैं हम। मुझे बताएं इस ठीक है। पिक्चर को, इसको एक काम करते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं। ओह, ये तो ठीक है। इस पिक्चर को अगर आप देखें तो मुझे कोई तीन हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस बताएं कि इस पिक्चर को देख के आपको ये अंदाजा होगा कि हाँ ये तीन खर्चे तो होंगे इस फैक्ट्री में। और वो तीन खर्चे ये भी बताइएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे या एक्सपेंसेस में जाएंगे। जब हम एक्सपेंसेस कहेंगे तो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्विक बुक्स को क्योंकि हमें सामने रखना है,
तो हमें जो हमारी अकाउंटिंग हमने पढ़ी है, स्टैंडर्ड आईएफआरएस पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा छोड़ना है। हम हमारा पर्पस ये है हम अकाउंटिंग पढ़ें और क्विक बुक्स पढ़ें, ठीक है। तो क्विक बुक्स एक्सपेंसेस को दो तरह से कैटेगराइज करता है, एक कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स से मतलब ये होता है कि फैक्ट्री की कॉस्ट या इन्वेंट्री की कॉस्ट, और यस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। अब आपसे सवाल ये है, ठीक है। आप इस पिक्चर को देख के मुझे बताएं कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का चैप्टर है या एक्सपेंसेस का, नंबर वन। नंबर टू, जो भी आप सजेस्ट करेंगे कैटेगरी, मुझे तीन एक्सपेंसेस बता दें इसमें। अच्छा, इसमें ना ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे लग रहा है ठीक इसमें है, हीटिंग एंड लाइटिंग है। दो शाबाश। बंदे काम कर रहे हैं तो सैलरीज एंड वेजेस होंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते ठीक हैं है। वैसे फिर ये टेक्निकली, हम क्या कहते हैं? सैलरीज एंड वेजेस, ये कौन सी होती पेरोल हैं? पेरोल पेरोल अपनी पेरोल तो होता है। कॉस्टिंग की जबान में अगर हम बात करें, हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ये डायरेक्ट 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 लेबर। एक्सपेंसेस। हाँ, डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर कौन होता है? लेबर्स विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जैक्टली। इसलिए बता दिया क्योंकि देखें, यहाँ तो चौकीदार भी होगा ना, यहाँ तो बिल्कुल। मशीन की सफाई वाला भी होगा, यहाँ तो क्लीनर भी होगा, तो वो भी तो फैक्ट्री की हाँ, लेबर है। लेकिन वो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। जी। तो तो इसमें सैलरी एंड वेजेस हो जाएंगे, हीटिंग एंड लाइटिंग हो जाएंगे, फिर ये एक बिल्डिंग है इसका रेंट हो जाएगा। शाबाश, गुड। और अगर ये प्रॉपर्टी ओन्ड हो कंपनी की तो क्या होगा? प्रॉपर्टी अगर ओन्ड होगी तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने देखा कि इस एक डिपार्टमेंट के बारे में आपकी तो जाहिर है आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी नहीं है चीजें। तो आपको इस एक डिपार्टमेंट, एक तस्वीर देख के आपके जहन में देखें चार्ट ऑफ अकाउंट का खाका तैयार हो रहा है, मुझे क्या क्या चीजें सेट करनी पड़ेंगी अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये पर्पस है इस चीज का, यस। इस तरह से हम चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर से आपके जहन में क्या बात आती? कोई एक बात बता दें, सबसे पहले बताएं ये कैटेगरी क्या होगी। सेकंड, कोई एक एक्सपेंस बता दें। देखिए, हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसकी परचेज कॉस्ट होगी जो मटेरियल की है। वेरी दूसरा, गुड, फिर हम उसको किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर आ रहे हैं वेरी तो गुड। हमारी वो ट्रैवलिंग वाली कॉस्ट हो जाएगी। और अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे हमें इंश्योरेंस और इस किस्म के एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, वो हो जाएगी। बस ठीक है, बस ठीक है। ये बताएं कि ये एक्सपेंसेस, ये सप्लाई चेन का वो डिपार्टमेंट है, हम ये कह रहे हैं जो कि रॉ मटेरियल लेकर आ रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए। तो ये एक्सपेंसेस में पार होंगे, हम्म, एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स में होंगे? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में। वेरी गुड, शाबाश। चलें आगे चलते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप बताइए, ये प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वेयर हाउस में आ जाती हैं, और यहाँ पर रेडी हम्म, प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ऑर्डर आता है, यहाँ पे ऑर्डर इनको रिसीव होता है, यहाँ से ही शिपमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि इसको हमें कहाँ पार करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जनरली जब या हाँ, एक्सपेंसेस? जनरली जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए ना, उसके बाद की जो भी कॉस्ट होगी ना वो आपकी होगी, एक्सपेंसेस का पार्ट होगी। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो अब आप बताइए, यहाँ का कोई एक एक्सपेंस बता दें, क्या हो सकता है? ये इस वेयर हाउस का एक्सपेंस क्या हो सकता है, कोई एक? वेयर हाउस में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस तो वही होता है जो उसकी जो वो जो उसका जो जगह है ना, जी, प्रेमिसेस है, जी, उसकी उसके अलावा इधर भी हीटिंग एंड लाइटिंग आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टाफ होगा उनकी उसी तरह से कॉस्ट होगी। सही है। लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट, यानी कि वो हम एक्सपेंसेस का पार्ट बना रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नहीं बना रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इसके अंदर, इस पिक्चर में एक खर्चा आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा, इतने सारे कार्टन नजर आ रहे हैं, तो एक पैकिंग का खर्चा भी हमारा है इसमें, देखें। यस 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 यस। ओके, ओके। तो अब आ जाए इस पिक्चर पे। हम इस पिक्चर को फिलहाल कह देते हैं ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसको हम ठीक क्या है। कहते हैं? ये सपोर्ट डिपार्टमेंट है। और बताइए इसका खर्चा कहाँ पार्क होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में या एक्सपेंसेस में? एक्सपेंसेस में होगा। चले, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप हम हमारा फ्लो क्या है, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इदारे के डिपार्टमेंट्स देखे। जाहिर है और डिपार्टमेंट्स भी आप जी इसमें ऐड कर सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट को सेपरेटली ऐड कर सकते हैं, मार्केटिंग को अलग कर सकते हैं, लेकिन हमें तो एक अंडरस्टैंडिंग लेनी थी जो ऑलरेडी आपके पास थी, यहाँ हमने जरा उसको और एक्सप्लोर कर लिया। चल, हम्म, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैन्युफैक्चरिंग का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे हम, उसमें हमारे पास हम्म, सेल्स भी आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ रही होगी, और एक्सपेंसेस भी आ रहे होंगे, राइट? ऐसे ऐसे ही है। ओके, वेल डन। चले आगे चलते हैं। इस तस्वीर से आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, और इस बिजनेस की टाइप क्या है? क्या यहाँ सर्विसेज बेची जा रही हैं या यहाँ पर सप्लाईज बेची जा रही हैं? ये क्या हो रहा है? इस पिक्चर को देख के क्या पता चल रहा अच्छा, ये बंदा सर्विसेज ही दे रहा है पीछे। वो खैर किडनीज भी बनी है तो प्रोबेबली डॉक्टर होगा। है? तो वेरी गुड। वो उसके पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो उसको एडवाइस कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्या यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का एलिमेंट होगा? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होंगी यहाँ पे, सारे एक्सपेंसेस नहीं है आपके। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये बताएं, जो आप सर्विसेज देते हैं, क्या आपका जो बिजनेस है वो भी यही बिजनेस है, यही बिजनेस मॉड्यूल है आपका भी? एग्जैक्टली यही ठीक। एग्जैक्टली यही बिजनेस। वेरी गुड। इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स होगी और एक्सपेंसेस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगा, राइट? जी ऐसे ही। वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली, और इसको हमने कह दिया कंसल्टिंग की बात करें। कंसल्टिंग कंसल्टिंग की बात कर दी बिजनेस की। अब आ जाए हम ट्रेडिंग बिजनेस पर आ गए। आपको ये ग्रोसरी स्टोर का शेल्फ आप देख रहे हैं, तो आपके जहन में क्या आ रहा है ऐसे कि इसका इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएं कुछ। क्या, किस तरह, क्या 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 एलिमेंट्स होंगे, मेन क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो उसकी कॉस्ट होगी। वो कॉस्ट परचेजेस बन जाएंगी इसकी। सही है। सेल्स होंगी। उसके हम्म, अलावा ये इस ग्रोसरी स्टोर है तो इसका रेंट हो जाएगा। सही है। और इसी तरह इसका हीट एंड लाइट होगा। हम्म। और इसके अलावा मैं इसमें 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 यही एक्सपेंसेस होंगे अप्रोक्सीमेटली ठीक है। ग्रोसरी स्टोर में। तो आप, तो इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसमें भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, जाहिर है इन्वेंट्री इन्वॉल्व हो गई, परचेज इन्वॉल्व हो गई, और एक्सपेंसेस साइड भी होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। ठीक ऐसे है। ही है। ओके। सो इसका मतलब ये हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न, इनका इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का पैटर्न है वो मोर और लेस एक ही हो गया। ऐसे ही है। ठीक है, सही। अच्छा, एक सवाल आपसे, ये बताइए जी कि प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों का मोर और लेस एक ही हो गया, बैलेंस शीट साइड पे आते हैं। बैलेंस शीट साइड पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न की इन्वेंट्री पार्क होती है ना, कि स्टॉक इन ट्रेड ये हमारा रखा हम्म हुआ है। तो हम्म ट्रेडिंग के स्टॉक इन ट्रेड में और मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क हो रहा होगा? मैन्युफैक्चरिंग में क्या एडिशनल स्टॉक आ रहा होगा? वो वर्क इन प्रोसेस आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। वहां ट्रेडिंग में तो फिनिश आइटम आ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी फिनिश उधर वर्क आइटम्स इन। आ रहे होंगे, लेकिन दो आइटम एडिशनल आ रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, एक रॉ मटेरियल और एक जैसे WIP जो आपने बताया, वर्क इन प्रोग्रेस। जी सॉरी, वर्क इसे कहते हैं हम वर्क इन प्रोसेस, वो वर्क इन प्रोग्रेस हम उसको कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है। जी। चल, तो ये सारी चीजें यहाँ तक हमने जो की हैं ये सब आपको आती थी, इसमें कोई नई चीज हमने देखी नहीं है, सिर्फ एक क्लास का टेम्पो सेट करना था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख ली बात कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक। अब जब आपने देखा, आपसे इंटरेक्ट मैं कर रहा हूं, तो आप खुद बता रहे हैं कि जुनेद भाई, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग सो वी विल हैव सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस। दिस इज कंसल्टिंग बिजनेस सो वी विल ओनली हैव सेल्स एंड एक्सपेंसेस। दिस इज ट्रेडिंग बिजनेस सो वी विल आल्सो हैव द सेम चार्ट ऑफ अकाउंट एज वी हैव इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो ये तो क्लैरिटी, हम दोनों को ये क्लैरिटी आ गई। तो अब चार्ट ऑफ अकाउंट को हम ठीक है। बनाते, अब हम बनाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट को। तो बनाने के लिए बजाय हम मैनुअल देखें तो हम क्विक बुक्स पे चले जाते हैं, ताकि हम क्विक बुक्स पे चार्ट ठीक ऑफ है। अकाउंट देखें, इन इदारों को देखें, क्या क्विक बुक्स कैसे हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम डिफरेंट बिजनेसेस को सेट करें और उनके चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करें।
क्या हमें खुद बनाने पड़ेंगे या क्विक बुक्स खुद सजेस्ट कर देता है? नंबर वन। नंबर टू, जो एलिमेंट्स पढ़े हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के, इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट को अभी हमने नहीं पढ़ा कि वहां कैश होगा, वहां बैंक होगा, वहां करंट एसेट्स होंगे। तो ये इन सारी चीजों को भी हम वहां पे क्विक बुक्स में देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हम क्विक बुक्स की तरफ ठीक बढ़ते है। हैं। ठीक है। आपको क्विक बुक्स नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो गई आपको? जी आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइसेंस वर्जन है जिसपे मैं अपने क्लाइंट से काम कर रहा होता हूँ। इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास जो क्लाइंट्स की फाइल्स लाइव हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और क्विक बुक फाइल की ठीक है। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, यानी डिफरेंट एक्जी से आप पहचान लेते हैं कि ये बैकअप फाइल है या ये आपकी लाइव फाइल है। तो ये जो डॉट क्यू बी डब्ल्यू है, ये लाइव फाइल होती है जिसपे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक ठीक है, है। डॉट क्यूबी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी, हम साथ साथ गुफ्तगू में इन चीजों का हमें हमारी नॉलेज इंक्रीज करती जाएगी क्विक बुक्स के बारे में। जब आपको नई कंपनी ठीक है। बनानी है तो आपको सिंपल करना है, क्रिएट अ न्यू कंपनी। आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आप कर दीजिए एक्सप्रेस, स्टार्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ हम एक डमी कंपनी बनाते हैं। नवीद आपका नाम है, जुनेद मेरा नाम है, नवीद जुनेद इंटरप्राइजेस, राइट? ठीक हो गया। जब आप लिखेंगे ना तो आप इंडस्ट्री में आ जाएंगे। अब देखिए, इंडस्ट्री में आप चाहें तो खुद लिखें, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें आप लिखते हैं कि रेस्टोरेंट। अब देखिए नीचे वो रेस्टोरेंट आपको खुद ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, जितने भी तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं क्विक बुक्स ने इसमें इंस्टॉल की हुई है। आप हेल्प मी चूज पे आ जाए। ये देखिए, अब आप अपनी इंडस्ट्री को यहाँ सर्च भी कर सकते हैं और यहां से देख भी सकते हैं, बजाय इसके कि मैं अपनी इंडस्ट्री का खुद मैं लिख दूं पोल्ट्री और फिर पोल्ट्री का चार्ट ऑफ अकाउंट खुद बनाऊं। तो हमने ये बात की थी कि एक अकाउंटेंट को, आप भी जब किसी क्लाइंट को साइन अप करने जाएंगे तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है चेकलिस्ट में कि आप ये देखें कि ये टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, नंबर वन। उसकी ठीक हो बेसिस पे गया। आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हैं। तो क्विक बुक्स ये कहता है कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हैं, मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं। आप इस विंडो में आकर बस अपने क्लाइंट की, अपने बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें। तो मैं आपको चार्ट ऑफ ठीक है। अकाउंट भी सजेस्ट कर दूंगा जिसको आप मजीद एडिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे आपका जो काम है, आप फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करते हो, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट भी उसने सजेस्ट कर दिया। ऐसे ही है। इसी तरह से लेट्स से हम कहते हैं फार्मिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे देखें उसने चार्ट ऑफ अकाउंट सजेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे क्लिक करते हैं। तो देखिए उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से चार्ट ऑफ अकाउंट को हमें सजेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो यहां पर से आप इंडस्ट्री खुद सेलेक्ट कर लेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट भी सजेस्टेड मिल जाएगा, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल जी। हम एक ऐसा बिजनेस ले लेते हैं जो कि अच्छा, कुछ समझ ना आ रहा हो तो जर्नल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा, इसमें आप सर्विस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी, ट्रेडिंग को भी। तो हम जर्नल ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर जाहिर है आपको पता है कि अगर फर्द वाहिद का कारोबार है तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप या एलएलपी है तो उसको हम अच्छा, एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ये यूएस में कॉन्सेप्ट था, अब तो पाकिस्तान में भी है। एसईसीपी से आप एलएलपी रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, ये सारी यूएस की दे रहा है, पाकिस्तान में नहीं देता ये? नहीं नहीं, पाकिस्तान की चीजें, मतलब पाकिस्तान के लिहाज से चीजें यहाँ नहीं आ रही होंगी, सारी यूएस के लिहाज से आ रही होंगी। ठीक हो गया। इसी तरह सिंगल मेंबर एलएलसी, इसको हमारे यहाँ एसएमसी कहते हैं, कि एक ही आदमी है। ठीक है। और ये फॉर्म 1040 उनकी टैक्स कंप्लायंस फॉर्म है, यानी क्विक बुक्स ने ये किया हुआ है कि वहां की जो टैक्स की कंप्लायंसेस हैं उसके भी फॉर्म्स ये जनरेट कर सकता है।
अगर कोई इसको इस्तेमाल करे तो वहां के फॉर्म्स भी जनरेट, इवन जैसे W2 एम्प्लॉयज का जमा होता है वहां पे, एम्प्लॉय की रिटर्न समझ लें आप, तो W2 भी ठीक है। जनरेट ये करके दे सकता है। इसी तरह मल्टीपल मेंबर की LLP में 1065 फॉर्म निकलता है तो उसको भी जनरेट करके दे सकता है। फिर कॉरपोरेशन है, ठीक है। एस कॉरपोरेशन है, वहां कंपनीज की टाइप्स हैं, ये कॉरपोरेशन, एस कॉरपोरेशन या नॉन प्रॉफिट या अदर। तो यहां से आप अपने बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम कह देते हैं कि हमारा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, तो हमने पार्टनरशिप पे क्लिक कर दिया। वहां पर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे एक एनटीए नंबर आप समझ लें, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, हमारा है भी नहीं। अच्छा, अगर अगर ये नहीं सेव कर रहा हो तो हम ये इसका जुगाड़ ये करते हैं, हमारा जो एनटीए नंबर होता है हम उसको इस तरह पोस्ट कर लेते हैं, लेट्स से डैश ए। ये हमारा ठीक है। एनटीए नंबर डल गया, जितने भी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स के बाद डैश डाल के आप अपना एनटीए नंबर डाल दें, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, बिजनेस का एड्रेस आ जाएगा आपका यहाँ, हम फिलहाल कराची लिख देते हैं। यहाँ आपका सिटी आ ठीक जाएगा। है। अब हम एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं DHA फेज 1, हम यहाँ लिख देते हैं कराची। अब जब स्टेट वगैरह की बात करेगा तो आप इसको इसको आप कुछ भी मत करें, जिप कोड अगर आपका है तो आप डाल दीजिए, कंट्री को यहाँ से आप अदर कर लीजिए, यहाँ पाकिस्तान नहीं आ रहा होगा तो आप अदर कर दीजिए, फोन नंबर अपना डाल ठीक। दीजिए। तो ये आपकी बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल भी बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप कंप्लीट बाद में कर लेंगे, लेकिन एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसमें आपने ये इंफॉर्मेशन डाल दी और आपने कहा क्रिएट कंपनी। अब क्विक बुक्स ये कर रहा है कि आपने आपकी कंपनी की एक लाइव फाइल जनरेट कर रहा है, जिस पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, फाइनेंशियल ठीक ट्रांजैक्शंस है। की पोस्टिंग्स करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, ये जितने दिन ये देखे ना, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने बिजनेस की टाइप और एवरीथिंग, ये कितना सिक्योर है? प्राइवेसी कितनी रखता है क्विक बुक, और दुनिया इस पे क्यों ट्रस्ट करती है? असल में क्विक बुक्स बेसिकली यूएस के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एक एक स्मॉल बिजनेस वाले को अकाउंटेंट रखना था, तो क्विक बुक्स इंट्यूट एक कंपनी आई, उसने ये सोचा कि हम इस मार्केट को ग्रेस्प करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो एक बिजनेसमैन भी चला सके, एक ऐसा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो क्विक बुक्स बेसिकली ठीक है। पहले स्मॉल बिजनेसेस के लिए बना, लेकिन जैसे जैसे क्विक बुक्स फेमस होता गया, इन्होंने अपना एंटरप्राइज वर्जन भी ले आए, और क्विक बुक्स फिर छोटे इदारों से लेकर बड़े बड़े इदारों तक। मैं जानता हूं, मैं अमेरिका की एक कंपनी है, टैंकलेस वाटर हीटर बनाती है, तो मैं यहाँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था, सपोर्ट करता था बुक्स बनाने में। तो वहां पर उनके वेयर हाउसेज डिफरेंट लोकेशंस पे थे, बहुत सारे यूजर्स थे, बड़ी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने एंटरप्राइज वर्जन लिया और वो काम कर रहे थे क्विक बुक्स पे। हालांकि उनमें इसमें इन्वेंट्री भी थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए BOM बॉम्ब भी बनता था, इन्वेंट्री स्टॉक काउंट भी होता था, और बिग फाइनेंशियल्स थे, यूजर भी 10 तक यूजर थे, डिफरेंट लोकेशन पे स्कैटर्ड थे, लेकिन वो एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे थे। तो क्विक बुक्स ने ठीक छोटा है। सा प्रोडक्ट बनाया, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च करते करते, अच्छा काम करते करते उसको अब एंटरप्राइज वर्जन पर ले गए। यहां तक कि आज क्विक बुक्स के साथ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है, क्विक बुक्स के साथ आपका फिक्स एसेट रजिस्टर लिंक हो जाता है, और भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी लिंक हो जाते हैं। क्विक बुक्स इतना यानी स्ट्रांग है कि यूएस के बैंक्स के साथ इंटीग्रेटेड है। आपने लेट्स से कल 10 ट्रांजैक्शंस की हैं, आपको आप क्या करें, क्विक बुक सिस्टम से बैंक के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएं, आप इंपोर्ट करेंगे लास्ट ईयर की और लास्ट डे की, लास्ट वीक की सारी ट्रांजैक्शंस आपके क्विक बुक्स में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। ना चेक नंबर लिखना है, ठीक है। ना कुछ लिखना है, ना डिस्क्रिप्शन लिखनी है। व्हाट यू हैव टू डू इज रीक्लासिफाई योर ट्रांजैक्शंस। आप समझते हैं क्विक बुक्स को क्या पता कि ये प्रॉपर्टी का रेंट था या सैलरी थी, आप उसको रिक्लासिफाई कर दें। तो बहुत क्विक बुक्स अपनी स्टेशनरी प्रिंट करता है, चेक्स प्रिंट करता है, तो यानी यूएस की मार्केट में क्विक बुक्स ने बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है। एक बात, ठीक है। दूसरी आपने बात की कि डेटा सीक्रेसी,
तो इसका तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अच्छे बड़े इदारे ज़ाहिर है अपने क्लाइंट्स के डाटा को की प्रोटेक्शन करते ही हैं। और ज़ाहिर है ये अगर आप लाइसेंस वर्ज़न पे हैं तो ये लिंक्ड होता है, जब आप लॉगिन करते हैं, तो ये उनसे कनेक्टेड है, वो सब कुछ इसका देख भी सकते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपका ये फिर चलेगा भी नहीं। ये भी रिस्क होता है, ये भी क्लाइंट को बताने की ज़रूरत है, भई हम ठीक है आपको ये वाला इंस्टॉल करके दे रहे हैं जो लाइसेंस नहीं है, जो आप ऐसा चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं आप बाय करें, वन यूज़र लाइसेंस ले लें। तो इसमें ये रिस्क रहेगा, अदरवाइज़ लाइसेंस यूज़र में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल खराब हो तो आप इंस्टीट्यूट को भेज दें कि भई ये प्रॉब्लम है, इसको चेक करके दे दें। तो लेकिन डाटा प्राइवेसी रहती होगी यकीनन, इतनी बड़ी मार्केट में यूएस में काम हो रहा है और वहाँ के प्रोटोकॉल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सके। ओके, ये ट्रस्टवर्दी है, मैं अपने एग्ज़ैक्टली, कस्टमर का डाटा इसमें रख सकता एग्ज़ैक्टली रख सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप रख सकते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप वर्ज़न में आप अब देखें, फाइल में आप आएँ। अच्छा, पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ आगे। ठीक ओके। ठीक है। ये मैं ये बताना चाह रहा था कि आप एक यूज़र लाइसेंस पे एक से ज़्यादा कंपनीज़ मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से आपने यूज़र लाइसेंस $500 का ले लिया, आप डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। तो अब तो ठीक डेस्कटॉप है। ऑफ़र कर नहीं रहे, ये ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन हम बहरहाल अभी भी कहीं न कहीं से मिल जाएगा ज़रूर। डेस्कटॉप में आप एक यूज़र लाइसेंस भी ले लेते हैं $500 का, तो अच्छा, मैंने अकाउंटेंट वर्ज़न लिया हुआ है, इसका भी बताऊँगा आपको कि अकाउंटेंट वर्ज़न में और इंडस्ट्री वर्ज़न में क्या फ़र्क है। 2 वर्ज़न्स होते हैं इसके, इंडस्ट्री वर्ज़न, अकाउंटेंट वर्ज़न। अकाउंटेंट वर्जन में क्या होता है कि आप बैच पोस्टिंग्स कर सकते हैं। इंडस्ट्री वर्जन में आप बैच पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। बैच पोस्टिंग्स क्या ठीक होती है। है? फॉर एग्जांपल आपको बुक कीपिंग जॉब मिल गई। आपने एक क्लाइंट को टेम्पलेट बना दिया कि मुझे अपनी बैंक बुक इस तरह हर हफ्ते भेज दिया करो। एक दिन में 10 चेक थे तो 1 हफ्ते के अंदर 50 चेक हो गए, 5 दिन वर्किंग डे थे। वो 50 चेक आपको आपके बताए हुए टेम्पलेट पे देगा, आप 50 चेक कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। आपको एक-एक एंट्री ठीक है। डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं बैच पोस्टिंग। ये हमें ऑप्शन मिलता है अकाउंटेंट्स वर्जन में। इंडस्ट्री वर्जन में ये ऑप्शन नहीं मिलता, वहाँ आपको एक-एक एंट्री डालनी पड़ती है। ठीक है। आप अगर बाएँ करें लाइसेंस वर्जन तो आप अकाउंटेंट वर्जन करें, ताकि आप क्योंकि लोगों की बुक्स कर रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शन मिले। और इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। साथ-साथ जैसे-जैसे बातें आती रहेंगी ज़हन में, हम आपस में शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें हमारा नॉलेज बढ़ता रहे। अब यहाँ से जब हम आगे जाएँगे ना, तो ये कहता है कि आप नई कंपनी आपकी देखें बन गई, नवीद जुनैद एंटरप्राइजेज़। अब कह रहा है ऐड द पीपल यू डू बिज़नेस विद। तो वो ये कहना चाह रहा है आप कस्टमर ऐड करना चाह आपके रहे हैं। सप्लायर्स। नहीं, वो फर्स्ट वाला जो है कस्टमर है ये, ठीक है? अभी हम नहीं करना चाह रहे। कहना चाह रहे हैं क्या आप इन्वेंट्री ऐड करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे। क्या आप बैंक ऐड करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे। ठीक है? फर्स्ट वाले में आपने सही कहा, इससे मुराद सप्लायर्स भी है, आपके एम्प्लॉइज़ भी हैं, आपके कस्टमर भी हैं, सिर्फ कस्टमर मुराद नहीं है। ठीक है? ओके। ठीक अच्छा, हो गया। क्विक बुक्स की अच्छी बात ये है कि जिस ऑप्शन पे जाएँगे, उस ऑप्शन के बारे में देखें, क्विक बुक्स यहाँ नैरेटिव में भी लिख देता है, टेक्स्ट में भी लिख देता है आपको। आपको समझ नहीं आ रहा, आप ये अंग्रेज़ी आपकी थोड़ी साउंड है, आप पढ़ के आप समझ जाएँ क्या कहना चाहते हैं। हम इन ठीक हो कुछ गया। ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे स्टार्ट वर्किंग पे जाएँगे, क्योंकि आज की क्लास के एजेंडा हमारा ये है, बिज़नेस की टाइप समझी, चार्ट ऑफ अकाउंट हमने देखा, चार्ट ऑफ अकाउंट खुद आ जाता है यहाँ पे कैसे क्विक बुक्स आपको हेल्प करता है। अब हम एलिमेंट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट को देखते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट भी देखेंगे, तो हम स्टार्ट वर्किंग कर देते हैं। ये जो अकाउंटेंट सेंटर आ रहा है, ये सिर्फ अकाउंटेंट वर्जन ऑफ क्विक बुक्स में होगा। ये आपका इंडस्ट्री वर्जन में नहीं आएगा। ठीक है? चलिए, ठीक है। अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट देखना चाहते हैं। अच्छा, किसी स्क्रीन को खत्म करने के लिए यहाँ आपको बार-बार आके क्रॉस नहीं करना। क्विक बुक्स में पे रहते हुए एस्केप का बटन जो आपके लेफ्ट टॉप पे होता है, ESC लिखा होता है, जिसकी उस पे नंबर पे क्या कहेंगे इसको, पहला बटन होता है कीबोर्ड पे। एग्ज़ैक्टली पहला लेफ्ट टॉप बटन एस्केप क्लिक करते हैं तो आप बाहर चले जाते ठीक है। हैं। ओके, हम आते हैं लिस्ट
लिस्ट के बाद आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे हमने क्लिक किया, इसको आप मैक्सिमाइज कर लें। देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट ना उसने खुद सजेस्ट कर दिया। अब देखिए हमने एलएलपी कहा, उसने हमें दो पार्टनर्स दे दिए इक्विटी, पार्टनर वन इक्विटी, हम्म। पार्टनर टू वन ड्राइंग, पार्टनर टू इक्विटी, पार्टनर टू ड्राइंग। तो उसने हमारे लिए बहुत ठीक है। सारी चीजें आसान दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने हमें दे दी, इनकम दे दी, एक्सपेंसेस दे दिए। तो अब हम अब ये चार्ट ऑफ, अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? आ, हम करते क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में या मैनुअल अकाउंटिंग में, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जाहिर है, ठीक है। ऐसा ही है। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जिसके अंदर इकोनॉमिक रिसोर्स, इन अदर वर्ड्स जो रुपया पैसा है, कैश बैंक के बैलेंसेस हैं, उसका इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। और उसके ऐसा ही। अलावा जो कुछ एक्रूवल्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो भी जाहिर है उनका भी ताल्लुक इनफ्लो या आउटफ्लो से ही बन रहा होता है। मसलन 30 जून में एक बिल पे नहीं हुआ तो उसका एक्रूवल करना है तो लेटर ऑन पे हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जाहिर है, अब कभी आप प्लांट खरीद, अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी भी इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी उसका ओवरव्यू ले लें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो बहुत तरह की हैं। कभी आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, कभी आप सैलरी दे रहे हैं, कभी आप ड्राइंग कर रहे हैं, कभी कैपिटल इंजेक्ट कर रहे हैं, कभी इन्वेंट्री खरीद रहे हैं। तो अकाउंटिंग बनाने वालों ने ये किया कि रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, की हर हर रिलेटेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी बना दी। ठीक हो गया। अब हम एक यहां से एक न्यू हेड ऑफ अकाउंट खोलना हो तो यहाँ न्यू अकाउंट पे जाके न्यू पे आप आ जाते हैं। ठीक यहाँ है। पे देखिए ये कैटेगरी में, ये आपकी कोई भी ये हम ट्रांजैक्शन, नया अकाउंट बना रहे हैं। हाँ हेड अभी मैं इसके कभी एक्सप्लेन हो जाएगा। ये तो देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक खर्चा इन्होंने नहीं लिया, लेट सपोज यहाँ हम देखते हैं कोई खर्चा है या नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स का लेट से खर्चा नहीं है, हम चाहते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा बनाए। इन्होंने वैसे तो यहाँ कुछ ना कुछ ठीक है। उससे रिलेटेड दिया हुआ होगा एक्सपेंस हेड, लेकिन हम कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स का अलग से रिपोर्ट देखनी है, रिपोर्ट में खर्चा देखना है। तो हमने ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी रहते हुए राइट क्लिक कर दें, न्यू पे चले जाएं, या यहाँ आप नीचे से न्यू पे चले जाएं तो आपके सामने विंडो खुल जाएगी। तो सबसे पहले हमारी क्लास के शुरू में जैसे था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट, तो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर दो चीजें सीखनी है, कैटेगरीज और लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए जो हेड्स इस्तेमाल हमारे हो रहे होंगे। ठीक है। अब कैटेगरीज या एलिमेंट्स जिनको मैंने कहा था, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, वो देखें कितने आ रहे हैं क्विक बुक्स में। एक, दो, इनकम, एक्सपेंस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इन ठीक है। 16 एलिमेंट्स या इन 16 कैटेगरीज में ही तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पार्क हो रही होंगी। सही है। कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी जो इनमें पार्क ना हो सके। अब हम इसकी मश्क तो अलग से करेंगे मैनुअल नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिस्टम को ये कहना है कि मेरा सैलरी का एक्सपेंस है, तो सैलरी के एक्सपेंस को आप मैप किस कैटेगरी से करेंगे? और आपका इनकम। सैलरी लेट से सॉरी, एक्सपेंस। वेयर हाउस का है, लेट से वेयर हाउस का एक्सपेंस है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्सपेंस पे क्लिक कर देंगे, राइट। लेकिन अगर आपका सैलरी का एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर से मुतालिक प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड है, तो आप अपने सैलरी के एक्सपेंस को किससे मैप करेंगे? तो बेसिकली मैपिंग कर रहे हैं आप अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट में अपने एक्सपेंस कैटेगरीज को, एक्सपेंसेस को आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो चार्ट ऑफ अकाउंट की ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के अंडर आप अपने एक्सपेंस हेड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मेरी कैटेगरी हो गई। इसके ठीक साथ है। मैप करने जा रहा हूं कॉस्ट ऑफ लेबर। देखें मैंने बताया था क्विक बुक्स ये काम करता है, ये एलिमेंट है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें क्या क्या आ सकता है क्विक बुक्स देखें, अंग्रेजी में उसने लिख के भी दे दिया कि ट्रैक द ये पॉसिबल। cost to produce the item that your business is sell
यानी आपका बिजनेस जो चीज सेल करता है उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, उसको यहाँ आप वर्कआउट कर रहे होते हैं। मसलन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर। अब जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर हमने बनानी, तो हमने यानी हम एक हेड बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है, हम पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिए आपसे हम कहते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस। और ये मेरी वो सैलरीज ऑफ अलाउंसेज हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मैंने ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, ये क्यों सेलेक्ट की? अगर हम बिजनेस को ना पढ़ते, अगर हम बिजनेस की, आपसे मैंने पूछा कि यार सैलरीज आएंगी, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर है, क्यों है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपको ये बात समझ नहीं आती। आपको तो आ जाती है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक नए आदमी को मैं समझाता तो उसको ये नहीं समझ आती कि जुनेद भाई आप कह तो सैलरी रहे हैं, कभी सैलरी को एक्सपेंस से जोड़ रहे हैं, कभी सैलरी को कॉस्ट ऑफ सेल्स से जोड़ रहे कॉस्ट हैं। ऑफ सेल्स पे भी ध्यान। उसके जहन को खोलने के लिए उसको पहले मैन्युफैक्चरिंग का, कंसल्टिंग बिजनेस का, ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपोजर होना जरूरी है। ठीक है, ओके। बाजुकात क्लाइंट भी आपसे ये कहता है यार मेरे 10 एम्प्लॉई हैं, नवीद साहब आपने 10 एम्प्लॉई के खर्चे आधे कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिए, आधे एक्सपेंसेस में डाल दिए, आप नीचे ही लाए ना एक्सपेंसेस में। तो आप उसे गाइड करेंगे कि सर देखें, ये 4 लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और ये 4 लोग सेलिंग का काम कर रहे हैं। इन 4 लोगों में अकाउंटेंट भी है, मार्केटिंग वाला भी है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए तो यही देखना है कि मैं अगर सेल ना करूं तो ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्शन वाले लोग हैं, तो ये हमें उन्हें गाइड भी करना पड़ता है बाजू का। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो कहते हैं आपने आधे आधे कर दिए तो अजीब लग रहा है। भाई अजीब नहीं लग रहा सर, इसको इस तरह से आप पढ़े। ओके। हो गया। अब मैंने कहा अगेन, मैं सैलरीज एंड एक्सपेंसेस का हेड बनाना चाह रहा हूं, और ये वो लोग हैं जो मेरी प्रोडक्शन फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं। ओके, तो मैंने इसे कर दिया कंटिन्यू। हमने, अच्छा ये भी ध्यान में सवाल आ सकता है कि इंडस्ट्री में तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी ऐसा बिजनेस हो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो, ट्रेडिंग भी हो, सर्विसेज भी हो, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, उसमें सब कुछ आप मैनेज कर लेंगे आराम से। चले, ठीक हो गया। तो कैटेगरी आपने ले ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों ले ली हमने बात कर ली। अब हम अकाउंट नेम यहां लग देते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस। अच्छा ये भी हो सकता है आप इसको कर दें पेरोल एक्सपेंसेस, और कोई ये भी कर सकता है कॉस्ट ऑफ लेबर। तो डिपेंड करता है ठीक कि है। एक आदमी क्या, किस तरह की वर्डिंग्स देखना चाहता है, या वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज एज फॉर एज आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हेड किस लिए है, तो बस ठीक है। जिस बंदे ने इसमें पोस्टिंग्स करनी है उसको समझ आनी चाहिए इसकी। तो हम कॉस्ट ऑफ लेबर कर देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि मेरी बुक कीपिंग करने वाला जब पेरोल डालेगा तो वो ऐसा ना हो मैं पेरोल एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एडमिन दोनों में रखूं, कंफ्यूज हो जाए। हालांकि होना नहीं ठीक है। चाहिए, पोस्टिंग्स में हम समझ लेंगे, लेकिन मैंने आसानी के लिए, बल्कि वो कंफ्यूजन रहने देते हैं ताकि वो भी हम देखें। हम कहते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, सब अकाउंट ऑफ, यहां क्या आता है? अच्छा ये भी तो हो सकता है आप कहें कि जुनेद भाई हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम ऐसा करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की सैलरी को ना 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। कुछ लोग हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं, प्लांट पे, और कुछ लोग हमारे काम कर रहे हैं जो कि अदर देन लोग हैं, कुछ स्वीपर है, गार्ड्स है, सफाई करने वाला है, मेस वाला है। तो ऐसा करें यार, इसको 2 कैटेगरी में डाल दें, इसको कर दें डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ताकि हमें पता होगा डायरेक्ट से मुराद प्रोडक्शन वाले, इनडायरेक्ट से मुराद प्रोडक्शन वाले नहीं है। ठीक है, एग्री नवीद भाई? जी एग्रीड। ओके। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपने कहा सबसे पहले तो भाई सैलरीज एंड अलाउंस का, इसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट बनाएं, या हम कहते हैं मास्टर अकाउंट बनाएं। ये देखें, ठीक हो गया। कैटेगरी है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेल्स, ऑफ। और उसके अंदर मैंने कंट्रोल अकाउंट बना दिया सैलरीज एंड अलाउंसेस। राइट। जी ठीक हो गया। अब मैंने राइट क्लिक करके न्यू किया। अगेन मैं गया कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कंटिन्यू, और मैंने यहां लिखा डायरेक्ट
लेबर लेबर, और मैंने इसको सब सब्सिडरी, अकाउंट में। हाँ इसको सब अकाउंट बनाना है या सब्सिडरी अकाउंट बनाना है, किसका? सब अकाउंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। और इसको मैंने ठीक हो सेवन, गया। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ ताकि अकाउंटेंट कभी देखना चाहे तो क्या है, तो मैं यहाँ कह दूंगा इट रिप्रेजेंट्स सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स पेड टू एम्प्लॉयज who are directly involved in मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अगर मैं नहीं भी हूं तो अगर किसी को समझना है, देखना है, तो वो इसको क्लिक करके देख लेगा इसका क्या मतलब है, तो वो अकॉर्डिंगली इस अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है? एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, सेव एंड क्लोज। अब देखें, डायरेक्ट लेबर यहां से स्टार्ट नहीं हुआ लेफ्ट लेफ्ट साइड से, बल्कि लेफ्ट से हम्म। स्पेस देने के बाद हुआ। इसका मतलब ये इसका हेड है। अब होगा ये कि डायरेक्ट लेबर में जब आप 10 रुपए डालेंगे तो 10 रुपए इसमें भी नजर आ रहे होंगे और 10 रुपए इसमें भी नजर आएंगे। लेकिन अब हम सही। इनडायरेक्ट लेबर बनाते हैं, तो अगेन न्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंटिन्यू, हमने कहा इन डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर। लेबर, अगेन सब हेड बनेगा सैलरीज का। अच्छा, आप अगर यहां पे क्लिक करेंगे तो सारे अकाउंट नजर आ रहे होंगे। अगर आप जी। सर्च करेंगे तो वो सर्च करके उठा लेगा। तो आप लिख दें सैलरीज एंड अलाउंसेस, और यहां पर इसकी भी डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इससे क्या मुराद है। उसके बाद आप सेव ठीक एंड हो क्लोज कर दें। तो अब देखें, मेरे कंट्रोल अकाउंट है सैलरीज एंड अलाउंसेस, और उसके सब्सिडरी अकाउंट्स हैं डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर। जब हम रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट में मुझे डायरेक्ट लेबर के भी 20 रुपए दिखा रहा होगा अलग से, इनडायरेक्ट लेबर के भी 20 रुपए अलग से दिखा रहा होगा, और इन दोनों को ऐड करके सैलरीज एंड अलाउंसेस में 40 रुपए दिखा रहा होगा। राइट? ठीक हो गया। तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हुए आपको सबसे पहले बिजनेस का मॉड्यूल समझना है, टाइप ऑफ बिजनेस समझनी है, और उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हुए क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है। आप क्या क्या रिपोर्ट में देखना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है, आप कैसे रिपोर्ट देखना चाहते हैं? मसलन आप रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट आपका एक क्लाइंट बनने जा रहा है, आप उसके साथ बैठे, आपने कहा रेस्टोरेंट है, ठीक है मुझे समझ आ गई बात, इसमें क्या क्या काम होगा। आप उससे पूछते हैं कि क्या आप अपनी लेबर अलग देखना चाहते हैं? वो कहेगा क्या मतलब? आप बोलेंगे क्या आप ये देखना चाहते हैं कि किचन में काम करने वाला स्टाफ कितना है और वो कितने पैसे ले रहा है, क्योंकि उसके पैसे ज्यादा होते हैं। मसलन ठीक हो गया। एक रेस्टोरेंट है, उसकी वाइट बिरयानी बहुत चलती है, तो वाइट बिरयानी बनाने वाले की जो मंथली सैलरी होगी वो आप चेक करेंगे वो 1 लाख रुपए होगी। ठीक लेकिन है। जो काउंटर पे बेचने वाला बंदा है उसकी सैलरी होगी 25 हजार रुपए या 20 हजार रुपए। ठीक है? हम्म। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये पता है कि रेस्टोरेंट लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है। यहाँ तो लेबर अच्छी है तो रेस्टोरेंट चल रहा है, अगर वो बंदा भाग गया तो एक एक सवाल है ना कि यार किचन वाले को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं और काउंटर वाले को क्यों नहीं दे रहे? काउंटर पे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थैली ऐसे पकड़नी है, वेट ऐसे डालना है, अंदाजा ऐसे करना है। लेकिन जो बंदा रेसिपी से प्रोडक्शन कर रहा है वो भाग गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो वाइट बिरयानी बनी नहीं पाएगी ना। मेरा तो एक ऐसा ही है। टेस्ट डेवलप हुआ है। इसी तरह मिठाई ऐसा बिजनेस, ही है। फूड बिजनेस है, तो उसमें उस लेबर के नखरे उठाने पड़ते हैं, उनको मराद देनी पड़ती है और देनी चाहिए। तो आपको, अब आप अपने क्लाइंट को समझाएंगे, पूछेंगे अच्छा भाई क्या आपको ये चाहिए कि आपको पता चले कि प्रोडक्शन साइड पे एम्प्लॉय कितना है और सपोर्ट साइड पे कितना है? कोई कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, हाँ हाँ हाँ। अगर वो कहेगा ना हाँ हाँ हाँ, तो आपको यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में वो चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरह आपने उससे कहा कि सर क्या आप ये भी देखना चाहेंगे कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, या आप ये चाहेंगे कि बस सेल डालूं और एक्सपेंस डालूं और प्रॉफिट एंड लॉस बता दूं? अब वो कहेगा क्या मतलब है इसका यार? इसका मतलब ये है कि सर आप क्या ये देखना चाहते हैं मेरी सेल हुई 100 रुपए की, और वो सेल हुई लेट्स से दो बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक सेल और बिरयानी सेल। तो क्या आप ये देखना ठीक है। चाहते हैं
कि मेरी कोल्ड ड्रिंक खरीदी मैंने कितने की है और बेची कितने की है और बिरयानी बेची कितने की है और उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, चावल की कॉस्ट, मसाले की कॉस्ट कितनी आई है, तो क्या आप ये देखना चाहते हैं? अगर उसने कहा हाँ, तो इसका मतलब है फिर तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना पड़ेगी ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको जी। लिखना पड़ेगा कोल्ड ड्रिंक परचेजेस, यानी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स बनाना पड़ेगा एक हेड, और एक हेड बनाना पड़ेगा राइस। रोटी बेचता है तो एक हेड बनाना पड़ेगा फ्लोर। अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर तो मसला खत्म, फिर तो आप सारे हेड एक्सपेंसेस में बनाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स खत्म हो गया। क्योंकि ठीक हो गया। एंड रिपोर्ट पर डिपेंड करता है आपके चार्ट ऑफ अकाउंट की मैपिंग। और जब आप अपने अकाउंटेंट या उसके अकाउंटेंट को ट्रेन करेंगे तो उसको जो टेम्पलेट बना के देंगे वो भी तो इसी तरह के होंगे ना। उसको भी अपनी रिकॉर्डिंग अलग करनी होगी। चावल की रिकॉर्डिंग अलग करेगा, कोल्ड ड्रिंक की रिकॉर्डिंग अलग करेगा, ताकि वो रेलेवेंट हेड का डाटा भी आपके पास अलग से आए ना। वरना तो वो कह देगा भाई कोल्ड ड्रिंक एंड फिश एंड राइस परचेज 100 रुपए। अब आपको क्या पता है 100 रुपए में क्या क्या है? तो आपको वहां पर आप उनको सेग्रीगेट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली वो सेग्रीगेटेड आइटम आपको देगा। तो आप देख रहे हैं कि बिजनेस मॉड्यूल और बिजनेस की इंडस्ट्री समझने से चार्ट ऑफ अकाउंट का कितना ताल्लुक है, और चार्ट ऑफ अकाउंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कितना ताल्लुक है, और क्लाइंट परसुएशन से कितना ताल्लुक है, और आपको अपने अकाउंटेंट या उसके अकाउंटिंग को ट्रेनिंग करने में कितना उसका ताल्लुक बन रहा है। ठीक हो गया। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल हम बनाना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ और हेड बनाना अच्छा, हम देख रहे थे एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे। देखिए, अब यहां आ रहा है एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आ रही। मैं क्लिक करूंगा, यहां देखें उसने बता दिया कि इसका मतलब यह है कि यहां पर आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के खर्चे आएंगे, लीगल फीस, नॉर्मल। रेंट वगैरह वगैरह। हम्म। बैंक्स पे आ जाए। बैंक्स का क्या मतलब है? इसने बता दिया कि भाई पेटी कैश, चेकिंग, सेविंग। अच्छा, क्विक बुक्स के अंदर हम अपनी जब पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाते हैं, कैश इन हैंड अलग बनाते हैं, पेटी कैश अलग बनाते हैं। क्विक बुक्स में ऐसा नहीं करना है। क्विक बुक्स में कैटेगरी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप ठीक कंटिन्यू है। करके बैंक के अंदर आप बनाएंगे कैश इन हैंड। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, इसी तरह से अब देखें, वो कह रहे हैं कि आप अपने बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं। नहीं भाई, हम तो यहाँ पाकिस्तान में, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको आप नो कर दें। इसी तरह आप पेटी कैश बनाना चाहते हैं। पेटी कैश क्या होता है? आप एक 5-10 हज़ार का अमाउंट दे देते हैं अकाउंटेंट को छोटे मोटे खर्चों के लिए। वो फिर रीइंबर्स करता है, वो इतने पैसे उसके पास रहते हैं। अगर बॉस नहीं भी है तो वो मैनेज करता रहे। डिपेंड करता है, बड़े इदारे में पैसे ज्यादा हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे दिए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप इसी तरह से यहाँ पे आप पेटी कैश बना सकते हैं। समझाना ये चाह रहा हूं कि जो बैंक है, क्विक बुक्स में बैंक का क्या मतलब है? क्विक बुक्स में बैंक का मतलब है आपके सारे बैंक, सारे पेटी कैश के अकाउंट, सारे कैश इन हैंड के अकाउंट। ठीक है? ठीक है। ओके। लोन, लोन अकाउंट का क्या मतलब है? ट्रैक द प्रिंसिपल योर बिजनेस ओज फॉर अ लोन। क्रेडिट ऑनलाइन कार्ड और का क्या क्रेडिट। मतलब है? क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी बना सकते हैं। अच्छा, आमतौर से हम क्योंकि लोन और क्रेडिट कार्ड को इसलिए यूज नहीं कर रहे होते, हम इसको पता है क्या कर लेते हैं, हम इसको यूज इस्तेमाल कर लेते हैं अदर करंट लाइबिलिटी। हम्म। इसी तरह से कोई एसेट्स हैं तो अदर करंट एसेट में यूज कर लेते हैं। तो आमतौर से यूज नहीं कर रहे होते हैं, आप कर भी सकते हैं। ठीक हो क्यों? गया। क्योंकि इसने तो हेड्स दे दिए, 18 दे दिए या 16 दे दिए। हमारे पास तो मोटे मोटे हमें पता है कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, और इनकम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक्सपेंस है। हालांकि यही 6 है ना, लेकिन जी। ये आसानियां पैदा करता है और बहुत सारे हेड्स बना देता है, आपको कैटेगरीज बना देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स रिफंड है, तो अब आप उसमें कौन सा एक आपने आपने लेट्स से आपने टैक्सेस पे किए 100 रुपए के, आपका टैक्स आया 80 रुपए का, आपने एडजस्टिंग एंट्री की, तो इनकम टैक्स रिफंडेबल पार करना है 20 रुपए कहीं पे, तो आप कहाँ करेंगे? आप अदर अदर करंट एसेट सेलेक्ट कर लें। अब जी देखिए, ऐसे ही कहता है। है कि यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकता है, एम्प्लॉय एडवांसेस भी आ सकता है, इन्वेंट्री भी आ सकती है, लोन फ्रॉम बिजनेस भी आ सकता है। तो हम कुछ इससे हेल्प लेंगे, कुछ अपनी प्रूडेंस भी लगाएंगे। तो हम अदर करंट एसेट में एक हेड बना लेते हैं,
इनकम टैक्स रिफंड। रिफंडेबल रिफंडेबल फॉर टैक्स ईयर 2023 और सेव कर दिया। अब देखें ये हेड आ गया यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि यार सेल्स टैक्स का रिफंड भी तो है और इनकम टैक्स रिफंड तो मेरा 22 का भी है, तो इसको ना इसका टोटल भी मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको सब हेड बना दें। आप न्यू में आए, अदर करंट एसेट में आए, कंटिन्यू करें। आप ऐसा करें, हम कह देते हैं एडवांसेस कह देते हैं इसको, या कह देते हैं एडवांस टैक्सेस कह देते हैं, या जो भी रेलेवेंट हेड आपको सूट करता है हम एडवांसेस कह देते हैं। या हम ये कह देते हैं कि नहीं हम सिर्फ टैक्सेस को देखना चाहते हैं, तो हम कह देंगे रिफंडेबल टैक्सेस। इसमें सेल्स टैक्स भी आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया। तो इसको तो पहले मैं रिफंडेबल टैक्सेस को तो मैं, अच्छा यहां से आप यहां से भी सेव एंड न्यू कर सकते हैं। तो मैंने अदर करंट एसेट्स में रिफंडेबल टैक्सेस बना दिया, सेव एंड न्यू किया, और उसके बाद अब मैंने नया हेड तो बनाना नहीं है, मैंने तो पहले से बनाए हुए एक हेड को सब अकाउंट बनाना है रिफंडेबल टैक्सेस का। तो अब मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को बनाना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट करूं। अभी तक हम ठीक है। न्यू पे थे, अब हम एडिट पे आ गए, एडिट पे क्लिक करूंगा और ये बना बनाया है, इसको मैंने यहां किया सब अकाउंट और इसको डाल दिया रिफंडेबल टैक्सेस में, सेव एंड क्लोज। अब मैं अकाउंटेंट को कह दूंगा भाई जितने भी तरह के रिफंडेबल्स हो ना तुम यहां डाल दिया। ठीक है, ठीक हो गया। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है, आप कहें नहीं यार इट डज नॉट सूट्स वेल, आप ऐसा करें जितने भी हमारे खर्चे हो ना आप उसको इसको चेंज करो यार। अब ये डिपेंड करता है यूजर पे। अब हम कह देते हैं इसको एडवांस टैक्सेस। नरेशन जैसे, हाँ, मर्जी से वो उसको, जो उसको एग्जैक्ट, अंडरस्टैंडिंग है वो। हाँ एडवांस टैक्सेस, और हम उससे कहेंगे यार देखो ऐसा करो जो भी एडवांस टैक्सेस हो इसी में पार कर देना, जो एडजस्टमेंट से टैक्सेशन में चला जाएगा चला जाएगा, बाकी तो ऑटोमेटिकली रिफंड यहाँ बच जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। सो आपको जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी होगी, इंडस्ट्री नॉलेज भी होगी, क्विक बुक्स की नॉलेज भी होगी। तो रिपोर्ट्स में ऑनर क्या देखना चाहता है, मेरा इनकम टैक्स वाला क्या देखना चाहता है, मेरी मॉनिटरिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे ऑडिट में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी नॉलेज आपके दिमाग में जब इंटीग्रेटेड होगी आप उतनी अच्छी आउटपुट ले सकेंगे। ओके, अगेन हमने कहा आज की क्लास में कि इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज मेन ये होती हैं, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया। इस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कराया हमने चार्ट ऑफ अकाउंट और एलिमेंट ऑफ अकाउंट से। इसको हमने इंटीग्रेट कराया हाउ टू डील विद कस्टमर्स। इसको हमने इंटीग्रेट कराया कि चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना कैसे है। आपको रिपोर्टिंग भी सामने रखनी है, क्लाइंट यूजेज भी सामने रखना है, अपने अकाउंटेंट की ट्रेनिंग भी सामने रखनी है। हमने ये देखा अकाउंटेंट वर्जन क्या होता है, इंडस्ट्री वर्जन क्या होता है, बैच पोस्टिंग होती कैसे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमने अभी तक की एक डिस्कशन का ये एक छोटा सा रिकैप। इसी तरह दोबारा एलिमेंट्स पे आ जाते हैं। अब आपने आपके अकाउंटेंट ने कहा यार मैंने तो सिर्फ फर्नीचर खरीदा, तो ठीक है आप फिक्स एसेट में देखें, आपका फिक्स एसेट का अकाउंट दिया हुआ है, फिक्स एसेट पे क्लिक किया, बिल्डिंग लैंड यहाँ पे यहीं पे फर्नीचर आ जाएगा। तो कंटिन्यू करके यहाँ वो लिख दे फर्नीचर वगैरह जो भी है और सेव करके सेव कर देगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो लायबिलिटी से रिलेटेड है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो यहाँ लोन से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अदर करंट लायबिलिटीज या हाउस फाइनेंसिंग ली है या कुछ जमीन खरीदी है, वेयर हाउस खरीदा है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट अगर हम उसको लोन में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो उसको बैलेंस शीट में तो अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेगा ना। हम देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि लोन और क्रेडिट कार्ड मैं इन दोनों को यूज नहीं कर रहा होता, लेकिन आपने ठीक जैसे है। कहा कि लोन को ये करंट लायबिलिटीज में लेके जा रहा है, तो हमें फिर इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए यूज करना है और लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए फिर जाहिर है हमें इसी को यूज करना है। हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।